welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be continuing with the full syllabus revision, or we'll be discussing the previous year and important questions of physics chapters one by one. So let's get started with the first chapter, light. And the first question says the diagram given below shows an object O and its image I. So we know that this is a convex lens and the object is kept between optical center and focus. So the image would be formed beyond 2f on the same side of the lens, and the nature of the image would be virtual and if. So the first question says, without actually drawing the ray diagram, state the following, the type of lens. We can clearly see this is a converging lens. Name two optical instruments where such an image is obtained. So convex lens is used in simple microscope as well as magnifying glasses or hand glasses that we commonly use. List three characteristics of the image if this lens is replaced by a concave mirror of focal length f and an object is placed at a distance f by 2. अब देखो, अगर हमने इस कॉन्वेक्स लेंस को हटा के कॉन्केव मिरर रख दिया और उन्होंने बोला हमें कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारा एट अ डिस्टेंस f by 2, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस. एंड वी नो जब भी पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो उसकी इमेज फॉर्म होती है behind the mirror, which is enlarged and virtual and erect. Next question is, a concave mirror has a focal length of 20 centimeter. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of the image. So यहाँ पे हमें given है कि we have a concave mirror. और गिवन है हमें फोकल लेंथ. नाउ वी नो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है इट्स ऑलवेज नेगेटिव, सो फोकल लेंथ वुड बी -20 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +4 सेंटीमीटर. u we have to find out. u is object distance from the pole of the mirror. We have to find that out. And height of image also we have to find. अब ये जो u और हमारा I है ये we know नेगेटिव होगा और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब भी ये देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज नेगेटिव आएंगे. सो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, वन बाय एफ इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. यहाँ पे हमें 1 by f की वैल्यू पता है 1 by -20 इज इक्वल टू, यहाँ पे v भी हमें गिवन है इट्स 30 सेंटीमीटर. सो -30 centimeter 1 by -30 plus 1 by u we have to find out. तो यहाँ से 1 by u की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 by -20 plus 1 by 30. From here 1 by u comes out to be 1 by -60. तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं. u की वैल्यू वुड बी -60 सेंटीमीटर. इस चीज को हम कंफर्म भी कर सकते हैं बाय मेकिंग अ रे डायग्राम. ये हमने बनाया एक कॉन्केव मिरर जिसका ये पोल है, इसका फोकस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. फोकस कहाँ पे है? फोकस है हमारा 20 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा 30 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, सो द ऑब्जेक्ट वुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अकॉर्डिंगली जो हमने रे डायग्राम्स प्रैक्टिस किए थे उसमें हमें पता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आएगा, ये भी ठीक है. सो द आंसर विच केम आउट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर 60 सेंटीमीटर, इट्स करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट सेज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. अब हमें एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, -v by u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से हमें v की वैल्यू पता है -30, u की वैल्यू है -60. यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास +4 सेंटीमीटर. यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं -30 into 4 upon 60, which comes out to be
हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी इमेज हाइट बनेगी ये होगी -2 सेंटीमीटर, माइनस बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड है, तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन सिस्टम इसको हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लें। Next question is water has a refractive index 1.33 and alcohol has a refractive index 1.36. Which of the two medium is optically denser? So we know जिसका refractive index ज़्यादा होता है that substance or that solution is optically denser. तो यहाँ पे alcohol is optically denser and give reason. तो give reason इसका ये होगा जब भी water और alcohol के solution को हम ऐसे लेंगे when the light passes from water to alcohol the incident ray would bend towards the normal. So ये reason है why alcohol is denser as compared to water. Draw a ray diagram to show the path of a ray of light passing obliquely from water to alcohol. ये water है हमारा rarer medium और ये alcohol है हमारा denser medium. तो जब water से alcohol में ray of light move करेगी तो it would ये original path होना चाहिए था हमारी light का, but it is bending or it is refracting and the light ray is bending towards the normal, making an angle I and R respectively between the incident ray and refracted. Last part says state the relationship between angle of incidence and angle of refraction. Now we know अगर हमारा angle of incidence greater होता है angle of refraction से, so according to Snell's law, sin I by sin R is equal to constant. साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है इट्स ऑलवेज कांस्टेंट और यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो पावर क्या होता है, हमारी लेंस की पावर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ब्राइट रेज। हमारा जो लेंस है वो कितनी डिग्री पर लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ। इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। The next part says a student uses a lens of focal length 40 centimeter and another of -20 centimeter. तो यहाँ पे first lens की focal length है 40 centimeter और second lens की focal length है -20 centimeter. तो अब यहाँ से हम नेचर और पावर ऑफ द लेंस बताना है। नेचर हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे वाले की जो फोकल लेंथ है इट इज नेगेटिव सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। सेकेंड हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट की पावर हो जाएगी 1 बाय फोकल लेंथ विच कम्स आउट टू बी 1 बाय 40 अपॉन 100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। So this would come out to be 100 by 40, which is positive 2.5 diopter. Second वाले की भी फोकल लेंथ ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे हम 1 by -20 upon 100, which is 100 by 20 negative. So इसका जो हमारी पावर आएगी that would be -5 diopter. The next question is that we have to draw ray diagrams in each of the following cases to show the formation of image when the object is placed between optical center and principal focus of a convex lens. हमारा ये convex lens होगा, इसके principal focus और optical center के बीच में जब object हम रखेंगे तो position हमारी formed होगी beyond f1 on the same side of the object, size would be enlarged and nature would be virtual and erect. Second part says anywhere in front of a concave lens. तो concave lens के बीच में, concave lens के सामने between infinity to optical center कहीं भी अगर हमारा object kept होगा, so the image would be formed between focus and optical center. Size would be diminished and the nature would be virtual and erect. Third part says at 2f of a convex lens. Again ये हमारा convex lens है, 2f1 पे हमारा object kept होगा, so image would be formed at 2f2 and the size of the image would be same size, nature would be real and inverted. With this we have come to an end of the chapter light. Now let's start with the next chapter human eye. Now although ये सिर्फ 2 marks का है, इसमें basically 2 important topics हैं, एक तो है anatomy of human eye and second उसके defects. डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है,
So let's start with the first question. A person is suffering from both myopia and hypermetropia. What kind of lenses correct this defect? अब हमें पता है कि जो जब भी किसी पर्सन को मायोपिया होती है, we use concave type of corrective lenses, और जब hypermetropia होती है उसके लिए हम convex lenses यूज करते हैं. बट अगर किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बायफोकल लेंस. बायफोकल लेंस यूजुअली बनता है by combining both the concave as well as convex lens. This is a type of bifocal lens जहाँ पे एक होगा हमारा concave lens और उसी के साथ attached होगा हमारा convex lens to correct the problem if a person is suffering from both myopia and hypermetropia at the same time. The next question is the near point of the eye of a person is 50 centimeter. If the nature, अच्छा यहाँ पे we know normal near point हमारा क्या होता है eye का 25 centimeter. Now if the near point has increased to 50 centimeter, ये कौन सा eye defect होगा? This would be hypermetropia or long sightedness. This would be hypermetropia or long sightedness. Find the nature and power of the corrective lens required. अब इसके लिए हम कौन सा corrective lens यूज करेंगे? We will use convex lens for correcting hypermetropia. And power of the corrective lens required. अब power find out करना है. So we know hypermetropic eye के लिए हमारा जो image distance है that would be object distance है that would be -25 centimeter और image distance जो है that would be -50 centimeter since it is a case of hypermetropia. यहाँ से अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, लेंस फॉर्मूला would be 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So यहाँ से 1 by f would come out to be 1 by -50 minus 1 by -25. So let's solve this. 1 by -50 plus 1 by 25. This would come out to be 1 by 50. So यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? The focal length of the lens comes out to be 50 centimeter या फिर 0.5 मीटर. अब यहाँ से अगर हम पावर निकालना चाहे लेंस की, so the power would be 1 by 0.5 which is 2 diopter. अब यहाँ पे हमारा लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव हाई है, so the lens would be converging lens or convex. The next question, a student needs spectacles of power -0.5 diopter for the correction of his vision. Name the defect in vision the student is suffering from. अब यहाँ पे हमारा जो लेंस है that is -0.5 diopter. अगर माइनस में हमारे लेंस की पावर होती है so that is a concave lens. और concave lens हम कौन से डिफेक्ट के लिए यूज करते हैं? For myopia. So the student is suffering from myopia. Find the nature and focal length of this corrective lens. Nature हो जाएगा हमारा इसका concave and the focal length would be 200 centimeter. 200 centimeter हम इसको कैसे find out कर सकते हैं? क्योंकि हमको power दे रखी है -0.5. So focal length हमें पता है is 1 by p. That would come out to be 1 by -0.5 which comes out to be 200 centimeter. लास्ट वन इज लिस्ट 2 causes for this defect. मायोपिया यूजुअली क्यों होता है? या तो हमारे आई बॉल का एलोंगेशन हो जाता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या फिर जो हमारी आई की कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाई कन्वर्जिंग पावर. So these are the 2 causes of this defect. With this we have come to an end of this chapter. इसमें से यूजुअली जो क्वेश्चंस है वो लेंस या मिरर लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ही आते हैं और डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड आते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द फुल चैप्टर हियर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. साथ में उस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे of this chapter. So what I'll do is I'll attach the PDF of the notes in the description box.
Now let's continue with chapter 13, which is the last chapter, magnetic effects of electric currents. The first question is, what are magnetic field lines? List two characteristic properties of these lines. हमारी magnetic field lines क्या होती है? The lines drawn in a magnetic field. जो हमारे एक magnetic field को represent करने के लिए हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हुई लाइंस बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल एट द आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, और इनसाइड ऑफ द मैग्नेट में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मूव करती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ. सेकेंड इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं. The next question is, draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying straight conductor. तो इसका क्या डायग्राम होगा? यहाँ पे ये हमारे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. इलेक्ट्रिक सर्किट में वील ऐड अ रियोस्टैट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस. एक की होगी हमारे पास, बैटरी होगी एंड करंट मेजर करने के लिए एममीटर अटैच करेंगे. अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और इन कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है. तो ये हमारी सारी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमारा डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा. सेकेंड इज विद एन इंक्रीज इन करंट इन द कंडक्टर. नाउ करंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए जब हमारा करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी हमारी इंक्रीज करेगी एंड वाइस वर्सा. The next question says, what is an electromagnet? List any two uses. Electromagnet क्या होता है? Electromagnet is a kind of magnet where the magnetic field line is created by an electric current. ये हमारा कोई permanent magnet नहीं होता. जब किसी एक soft iron core के ऊपर हम current carrying wire को wrap कर देते हैं और उसके अंदर से हम current pass करवाते हैं, so this soft iron core या this structure behaves as a magnet. क्या यूजेस होते हैं? इट इज यूज्ड इन जनरेटर्स, मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, और यूज होता है इसका इलेक्ट्रिक बजर्स और इलेक्ट्रिक बेल्स में. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड. ये हमारा अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, उसके ऊपर भी रैप अ वायर, कॉइल्ड कॉपर वायर, जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवाते हैं. अगेन सर्किट में हमारा एक सेल या बैटरी इंपॉर्टेंट है, एक की इंपॉर्टेंट है और वायर्स इंपॉर्टेंट. जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, this structure would behave as an electromagnet, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी जब तक इस वायर में से हम करंट को पास करवाएंगे. लास्ट इज स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब यहाँ पे ये जो आयरन की रॉड सी दिख रही है, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन बार और सॉफ्ट आयरन कोर. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? Because the soft iron inside the coil makes the magnetic field stronger. ये जो magnetic field है उसको stronger बनाती है. Because it becomes a magnet itself when the current is flowing. Current जब flow करता है ये खुद एक magnet की तरह behave करता है, और जब हम current को stop करेंगे it loses its magnetism. So soft iron core जो है it behaves as a temporary magnet, इसलिए इसको हम electromagnet की making में use करते हैं. Next question says, what is a solenoid? अब solenoid क्या होता है? Solenoid is a long cylindrical coil of wire consisting of a large number of turns bound very tightly. जितने ज्यादा number of turns हम increase करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी magnetic field या magnetic strength increase हो, और distance के साथ ये magnetic field decrease हो. Now we have to draw the pattern of magnetic field lines of a current carrying solenoid and a bar में. तो first में हम ये current carrying solenoid लेंगे, उसके अंदर से जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे वुड बी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म. जब बाहर की तरफ ओरिजिनेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी वीक होने लगेंगी, इसलिए उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी. जो बार मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से हमारी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे और साउथ पोल तक जाएंगे, और ऐसे करते करते उनका डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाएगा.
So with this, we have come to an end of the video. I hope जितने भी हमने questions discuss किए, those are clear. And I hope you do very well in your exams. All the very best. Keep learning.